माय डियर IAS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि मैं यहां पर जो वीडियो बना रहा हूं, यदि मैं आपको अपने एक सपने के बारे में बताता हूं, एक ऐसा सपना जिसे मैं भूल नहीं पाया जीवन भर, तो आपको लगेगा गुरुजी फालतू कहानी सुना रहे हैं, सिलेबस की चीज़ें नहीं बता रहे हैं। 1991 का यूपीएससी का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र देखें। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए। पहले 300 में आता था, अब 600 में आता है। एक आदर्श नेता की परिकल्पना। क्या एक विकासशील देश के लिए लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है? दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग। सारा विश्व मेरा देश है और भलाई करना मेरा धर्म। और 5वां निबंध है एक अविस्मरणीय स्वप्न। आपका निबंध बन गया। लेकिन अगर आपका ये विचार आता है, यदि मैं आपको कुछ भी इस चैनल पर बताता हूं और आप अगर ये सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपके काम का नहीं है, इसका मतलब आपने बैक ईयर पेपर नहीं देखे। अगर बैक ईयर पेपर देखे हों तो आपको समझ में आए कि मैं जो बताता हूं, जो भी बताता हूं, वो सदैव आपके काम का होगा। ऐसी कोई चीज़ मैं बताता बोलता ही नहीं हूं जो आपके काम का ना हो। मैं यदि संस्कृति की बात करता हूं, परंपरा की बात करता हूं, कल्चर एंड ट्रेडिशन, 1992 में निबंध आया हुआ है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण। ऐसा नहीं कि मैं कब की बात कर रहा हूँ, 90, 91, 92 की, लेटेस्ट बात कर लेना। अभी हाल के निबंध उठा के देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार देखिए तो, बैक ईयर पेपर मेरी राय से एक बार देखिए तो कम से कम। यदि मैं आपको जीवन प्रबंधन की बात करता हूं, जीवन में संतुलन की आवश्यकता का महत्व बताता हूं, यदि मैं ये बताता हूं कि आप अपने जीवन को किस तरह बेहतरीन तरीके से प्रबंधित करें, और आपको ये समझाता हूं कि एक संतुलित जीवन किस कदर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक IAS की तैयारी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर ये मैं बताता हूं तो इस चैनल के तमाम लोग जो कि इस चैनल को छोड़ के भी जा चुके होंगे, वे यही सोचते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं। 2015 निबंध का पेपर प्रॉपरली, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। क्विक बट स्टेडी, आपने हमेशा पढ़ा है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। लेकिन निबंध आ रहा है IAS में, क्विक बट स्टेडी विंस द रेस। मैं ऐसे ही अद्भुत टॉपिक्स आपको डिस्कस करता रहा हूं इस चैनल पर, फ्री चैनल पर भी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कल का ही मेरा वीडियो था कि हाई लाइफ हाई थिंकिंग। आपने अब तक सुना है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मैं कहता हूं हाई लिविंग हाई थिंकिंग। लेकिन एक बार को वीडियो देखते तो कि हाई लिविंग का मतलब क्या है। IAS के निबंधों में IAS होने के लिए जो विचारधारा है, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट थॉट चाहिए होता है। वो थॉट नहीं चाहिए होता जो सबका है। वो डिफरेंट थॉट आपको मुझसे मिलेगा, क्योंकि मैं निरंतर सफल हूं, इसलिए वो डिफरेंट थॉट मिलेगा। ये तो थॉट हर जगह मिल जाएगा आपको, बटर टीचिंग में मिल जाएगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हर जगह मिल जाएगा। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, गांधी जी, ये और वो, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ये सीधे आपको IAS के निबंध में ही मिलेगा कि क्विक एंड स्टेडी विंस द रेस। अब जब ये बताया जाता है, मैंने कई बार जब ये बताया है कि अपनी कक्षा में मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, और मेरे जो व्यक्तित्व में जो चीज़ें हैं अगर आप विकसित कर लेंगे तो आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। नेचुरली मैं सिलेक्टेड हूँ, अगर आप मेरी कॉपी करेंगे और उसमें अपने आप को जोड़ेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। 2015 का निबंध है यूपीएससी का, किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द लीडर। सीधा सीधा निबंध है, यही तो कह रहा है निबंध, और क्या कह रहा है। तो आपको ये देखना चाहिए कि लीडर कौन है। उस लीडर को आप अगर इग्नोर करेंगे
तो आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब मैं आपको एपीएलएम चैनल पर स्त्री पुरुष के संबंधों के विषय में बहुत डिटेल से बताता हूं, यौन संबंधों के बारे में नहीं, सामाजिक संबंधों के बारे में, तो आपको लगता है कि गुरुजी तो फालतू की बात कर रहे हैं। लेकिन 2016 का निबंध का पेपर उठाइए, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। इफ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड देन इट इज एनडेंजर्ड। जब मैं आपको बताता हूं कि आवश्यकता कितनी होनी चाहिए और कितनी आवश्यकता धन अर्जन करने की जरूरी है और कितनी गैर जरूरी है, काम चलना क्या होता है, लोभ क्या होता है, ये सब बातें बताता हूं, तो आपको लगता है कि ये व्यर्थ की बातें हैं। आपको लगता है सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाना, हिस्ट्री पढ़ाना, इकोनॉमिक्स पढ़ाना, संविधान पढ़ाना ही आईएएस की तैयारी कराना है, ऊपर से रीजनिंग मैथ्स पढ़ाना, एनसीईआरटी पढ़ाना। बेटा ये सब कहाँ से करोगे जो मैं ये पढ़ रहा हूँ? निबंध का पेपर मेरे सामने खुला है। नीड ब्रिंग्स ग्रीड, आवश्यकता लोभ की जननी है। जब मैं श्रीमद् भगवद गीता को कोट करके आपको समझा चुका हूँ, अब तो वो सब वीडियो मैंने क्षुब्ध होकर हाइड कर दिए। जब वैल्यू ही नहीं है किसी चीज़ की तो मैंने उसको हाइड कर दिया और हिडन वीडियोस का एक बैच दे दिया। समझदार बच्चे उस बैच में आ गए, 4900 रुपये खर्च करके उन वीडियोस को देखने के लिए आ गए। अनकंडीशनल है, आपने चाहे 100 देखे हों चाहे 200 देखे हों, जितने भी, बैच की फीस उतनी ही है, लेकिन आपको जो इनक्रेडिबल थॉट मिलता है वो कहीं मिलेगा नहीं। नीड ब्रिंग्स ग्रीड, आवश्यकता लोभ की जननी है। मैंने आवश्यकता को श्रीमद् भगवद गीता से जोड़ा है, भगवान कृष्ण की कोटेशंस लिए हैं उसके अंदर। नीड क्या होती है, प्रोधों को जोड़ा है उसमें। धन एक चोरी है, मनी इज ए थेफ्ट। और फिर मैंने बताया कि इस पूंजीवादी युग में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स हैं, बॉड्रिलार्ड एटसेट्रा, उनको कनेक्ट करते हुए मैंने जो थॉट दिया, फ्री चैनल पर दिया, उस थॉट को आप ग्रहण नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। संघीय भारत में राज्यों के बीच में जल विवाद, ये निहायत एक हलवा टीचिंग का निबंध है। हर जगह हर किताब में मिलेगा, इस पर नंबर नहीं मिलते बेटे। नंबर जो कठिनतम विषय होता है उसको जो व्यक्ति लिखता है पास वही होता है। सरल में तो हर कोई लिख लेगा, तो क्या होगा, कट ऑफ ऊपर हो जाएगी। जो कट ऑफ मेंस की होगी ना, आसान विषय पे अगर सब लोग लिखेंगे तो सब एक जैसा लिखेंगे, तो सबको मान लो 100 नंबर का निबंध है तो सबको सपोज 60-60 नंबर मिल गए। बहुत आसान है, सबने एक जैसा लिखा, सब 60-60 पा गए, तो मेरिट जो है थोड़ी ऊपर खिसक जाएगी, कट ऑफ ऊपर खिसक जाएगी। ये बात मैं जानता हूँ, प्रशासक रहा हूँ इतने साल और एग्जामिनर भी रहा हूँ। अब क्या होता है कि एक बहुत कठिन विषय है, आप लिखते हैं तो आपको मिलते हैं 50 नंबर, जो कि हाईएस्ट है उस विषय में। पर निबंध लिखने वालों में 50 किसी को नहीं मिले। तो कठिन पर अगर लिखेंगे तो आपको 50 मिले, बाकी लोग धराशायी हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कुछ लोग तो 60-60 पा गए, उन लोगों ने तो कट ऑफ ऊपर कर दी, आपको मिले 50। तो गुरुजी अगर हम इस पे निबंध लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब्जेक्टिव पेपर है, एग्जामिनर अपनी आंखों से अपनी बुद्धि से चेक करता है, कंप्यूटर चेक नहीं करता। हर जगह कंप्यूटर नहीं है। आईटी प्रोफेशनल को गलतफहमी ना हो जाए कि दुनिया पर वो राज कर रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं पूरी तरह। एग्जामिनर अपनी आंखों से देखता है, वो देखता है इस बच्चे ने ये निबंध लिखा है। तो जो मैंने कहा कि 50 नंबर आपको मिलते हैं, वो तब है अगर एक ही निबंध लिखना होता, इफ देयर वर ओनली वन ऐसे। लेकिन चूंकि 5 है तो एग्जामिनर देखता है सब लोग तो इस पे लिखे जा रहे हैं कि जल विवाद के ऊपर, और निहायत वाहियात टॉपिक है ये, बिल्कुल सब इसी पे लिखे जा रहे हैं। इस बच्चे ने हिम्मत की है स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना पर, या आवश्यकता लोभ की जननी है इस पर, या एक आध और हो तो मैं बताऊं, साइबर स्पेस और इंटरनेट, चलो आईटी वालों पे ही सही, इस पर लिखा है इसने, जिस पर सबने नहीं लिखा। सब लोगों ने सोशल इंप्लीकेशंस नहीं सोचे और उन पर नहीं लिखा, इस बच्चे ने लिखा है। तो ये बच्चा डिजर्व करता है 70-80% मार्क्स। तो आपको 50% नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर के मन में ही स्केलिंग हो गई, जबकि निबंध में कोई स्केलिंग नहीं होती। मन में ही स्केलिंग हो गई और आपको जो नंबर मिल गए
इतने ऊंचे, और आप सबसे जीत गए। चूंकि इसमें 5, 4 और 4, 8 निबंध में से लिखने हैं, वो निबंध लिखने हैं। कौन सा पेपर है ये? हाँ, ए और बी से प्रत्येक से एक विषय चुनकर निबंध लिखिए। ये निबंध का पेपर है, 1200 शब्दों के 2 निबंध होते हैं, 4 में से एक, 4 में से एक। तो जब आप ऐसा निबंध लिखते हैं तब आप रेस को जीतते हैं। एक टॉपिक और बता के ये वीडियो बंद कर रहा हूं। (2014) शब्द दोधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। वर्ड्स आर शार्पर देन टू एज्ड स्वॉर्ड। जब मैं आपको APLM पर या इस चैनल पर लाइफ मैनेजमेंट में सिखाता हूं कि कम्युनिकेशन हमारे मन में कैसे घर करता है, कैसे प्रभाव डालता है, हाउ कम्युनिकेशन एंटर्स अवर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए कॉग्निजेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एक्सपोजर। कुछ शब्द आते हमें सुनाई देते हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं, या कोई पोस्टर लिखा हुआ दीवार पर, तो ये है एक्सपोजर, वो एक्सपोज कर रहा है अपने को। अब हम उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। जनरली लिखे हुए का हम कॉग्निजेंस ना लें, लेकिन शब्दों का कॉग्निजेंस लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि सुने हुए शब्द, लिखे और सुने। कोई बोल रहा है वो, या कोई लिखे हुए हैं, पोस्टर पर हैं, सिनेमा में हैं, एडवर्टीजमेंट में हैं, तो ये शब्द तो एक्सपोजर हुआ, कॉग्निजेंस हुआ। इसके बाद प्रोसेसिंग हुई, हमने देखा कि ये सब हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है ना, तो ये इनपुट मिला, प्रोसेसिंग हुई। अब आउटपुट हुआ, मैंने उसको पढ़ा, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आप अखबार में कोई लेख पढ़ते हैं, फिर नीचे प्रतिक्रिया लिखते हैं, फेसबुक पे एक कमेंट पढ़ते हैं, एक पोस्ट पढ़ते हैं, उसके नीचे अपना कमेंट लिखते हैं, ये आउटपुट है। फिर इस पर दूसरे लोग शुरू हो जाते हैं, तो ये फीडबैक है। सिंपल सी चीज है। फीडबैक भी शब्द है, जो हमने देखा था, सुना था, वो भी शब्द हैं। तो ये शब्द दोधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन किनके लिए? जो इन शब्दों का कॉग्निजेंस लेते हैं। जब बेटे हमने आपको कॉग्निजेंस थ्योरी समझाई थी, अब तो सारे वीडियो हिडन है, जब मैंने कॉग्निजेंस थ्योरी समझाई थी, एक नहीं, संचार पर मैंने कम से कम 5 वीडियो इस चैनल पर दिए। तो कॉग्निजेंस थ्योरी जिस समय समझाई गई, अगर हम कॉग्निजेंस लेते ही नहीं हैं, जाने भी दो यारो करते हैं, तो वो शब्द हमारे लिए न तीक्ष्ण है, न तलवार है। यदि मैं हंस के टाल देता हूं, एक बच्चा अपने चाचा को बोल रहा था, चाचा बड़ा था, 18-19 साल का, बच्चा छोटा था, 2 साल का, चाचा को कह रहा था, तू बहुत दुष्ट है, चच्चू तू बहुत दुष्ट है, और चाचा हंस रहा था। दूसरा कोई बोल दे, लड़ाई हो जाएगी। मेरा छोटा भाई मेरे कंधे पर बैठकर मेरे बाल खींच के मुझे कूटता रहा है खूब, 9 साल छोटा, उत्कर्ष एकेडमी कानपुर के मालिक, बड़ा प्यारा लगता रहा। लेकिन कोई इस उम्र में कोई दूसरा या कोई भी कंधे पर बैठ के क्या बाल खींचेगा? कोई कुछ बोलेगा तो बुरा लगेगा ना। कॉग्निजेंस है, हम एक छोटे बच्चे से आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसकी कॉग्निजेंस ही डिफरेंट वे में ली जाती है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कॉग्निजेंस, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉग्निजेंस। ये है हार्ड नट क्रैकर टीचिंग, जिसमें कठिन कठिन चीज़ों को सरल तरीके से समझा दिया जाता है। हम किसी की कॉग्निजेंस लेते हैं, किसी की नहीं लेते हैं, ठीक है, ये डिफरेंशियल कॉग्निजेंस है। और किसी की कॉग्निजेंस लेते तो हैं, लेकिन बड़े प्यार से लेते हैं, किसी को हम बड़े गुस्से से कॉग्निजेंस लेते हैं, ये सब्जेक्टिव कॉग्निजेंस है। ऑब्जेक्टिव कॉग्निजेंस क्या है? जैसे कंप्यूटर लेता है, मैं बोलता हूं एलेक्सा प्ले बोनी एम सॉन्ग, एलेक्सा जवाब देती है, शफलिंग सॉन्ग्स ऑफ बोनी एम फ्रॉम अमेजन प्ले म्यूजिक, और एक गाना सुना दिया, बहामा मामा, ब्राउन गर्ल इन द रिंग। ऑब्जेक्टिव लिसनिंग है। मैंने एक बार कहा, एलेक्सा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, एलेक्सा ने जवाब दिया, सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। ये ऑब्जेक्टिव कॉग्निजेंस है।
तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि सब्जेक्टिव कॉग्निजेंस, डिफरेंशियल कॉग्निजेंस और ऑब्जेक्टिव कॉग्निजेंस ये क्या होता है। तो सारे शब्द दोधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण नहीं होते। निबंध में हम इससे जब डिफर करेंगे और जब ये थ्योरी देंगे तो नंबर पाएंगे इतने कि सीधे कलेक्टर बन के ही निकलेंगे, जो मैं निकला। जी हाँ, असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूं। राज किया है, आप भी करो। लेकिन आपने तो कैंडल पे हाथ रख के कसम खाई है कि हम वीडियो नहीं देखेंगे और सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी को ही आईएएस की तैयारी समझेंगे, सिर्फ रीजनिंग मैथ्स को ही आईएएस की तैयारी समझेंगे। इसके अलावा कसम खा के कोई चीज़ नहीं देखेंगे, न सुनेंगे। मुबारक हो। थैंक यू।